अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करते हैं जी रेशियो एनालिसिस को, और इसमें हम जो कल डिस्कस कर रहे थे वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इसमें हमने सिर्फ अभी जो डिस्कस की थी वो प्रॉफिट रेशियो थी, तो मेजर वो रेशियो होती है, उस पर ज्यादा डिस्कशन होती है। नंबर 2 रेशियो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसको आपकी बुक में उसने प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो भी लिखा हुआ है। प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारा जो फार्मूला होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी आप जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब लेस करते हैं उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम देते हैं। एंड टैक्स यानी जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ग्रॉस प्रॉफिट से लेस कर दें तो वो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे, जिसको आप दूसरे लफ्जों में नाम दे सकते हो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और इसको डिवाइड करेंगे हम उसी तरह नेट सेल्स पर। ये जितनी भी रेशियो हैं ये सारी सेल्स पर डिवाइड होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। इसको हम इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड रेशियोज इसलिए कहते हैं कि इसमें जो भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है ये दोनों के दोनों वो अमाउंट्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर ये इंक्रीज हो रहा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये पॉजिटिव है, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये बजाहिर तो या नॉर्मल टर्म में ये नेगेटिव है, लेकिन इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल। लाइक अगर बिजनेस एक्सपेंशन फेज में है तो जिस साल में आप एक्सपेंशन कर रहे हो उस साल में आपके प्रॉफिट्स जो है वो कई मरतबा डिक्लाइन हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है वो प्रॉपर्ली अगले साल जनरेट होना शुरू होगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन देखकर हम फैसला करते हैं। अब इस रेशियो में जो सिर्फ एनालाइज करना है आपने चीज, वो एक चीज है। देखिए सेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं, वहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है, इवन ग्रॉस प्रॉफिट तक जो सीजीएस है उसको भी डिस्कस कर चुके होते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ रह जाते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहां हमें ज्यादा फोकस करना होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ईयर टू ईयर इंक्रीज होना हम मेजर नहीं करते, परसेंटेज ऑफ सेल्स यानी मीन अगर पहले साल में 2018 में मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 60 मिलियन है और 2019 में मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 72 मिलियन हो गए, which looks very clear कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं इस साल में इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये इंक्रीज ऐसा भी तो हो सकता है सेल की वजह से हो। अब मिसाल के तौर पे 2018 में सेल जो है वो हमारी 600 मिलियन थी और इस साल जो सेल्स है 2019 में वो हमारी 700-800 मिलियन है। तो अब मुझे इसके परसेंटेज ऑफ सेल निकालनी है कि 2018 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने परसेंट थे सेल का, यानी 60 डिवाइडेड बाय 600 इनटू 100, यानी 10% हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे थे, 10% थे। और 2019 में 72 डिवाइडेड बाय 80, 800, जो कि यकीनन आपके 10% से कम है। 72 डिवाइडेड बाय 800 विच इज 9%।
अब देखें बजाहिर अमाउंट में तो ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, चूंकि सेल इंक्रीज होगी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है, वो तो बाय नेचर है, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस, वो इसमें दो किस्म के एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सेल के साथ साथ इंक्रीज होंगे, और फिक्स एक्सपेंसेस वो है जो इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। तो लिहाजा अगर तो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी बेसिक क्या क्या रीजन हो सकती है? नंबर वन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, कि आपके एक्सपेंसेस जो है इन्फ्लेशन की एक्सक्यूज मी वजह से सर, भी। जी सर वो एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो रहा था तो ये मैंने स्टार्ट से। आपकी आवाज नहीं आई मुझे पूरी। जी बोलिएगा, ये कौन स्टूडेंट थे, कौन सी स्टूडेंट थी? सर समन आरिफ थी, वो कह रही थी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से मैंने क्लास अभी ज्वाइन किया, तो ये दोबारा बता दें। वो ये कहना चाह रही थी, लेकिन अभी फिर वो शायद चली गई हैं। अच्छा, मतलब फिर ड्रॉप हो गया होगा, चले फिर आती हैं। अब देखें इसका नाम आ रहा है अभी, आ रही है समझ। अच्छा, तो ये चीजें मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से हमने आज शुरू किया, और इसको मैंने ये लिखा कि आपकी बुक में इसको प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो भी कहा जाता है, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। आपका नाम जो आपकी बुक में, आई कैप की बुक में है, वो ये नाम लिखा हुआ है, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। अब इसका नॉर्मली फॉर्मूला, हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी सेल्स में से जब हम सीजीएस लेस करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आता है, दिस इज नॉन ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो मेरे पास जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है। फिर आप इसमें से फाइनेंस कॉस्ट वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह लेस करते हो तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और इसमें से अगर टैक्स लेस कर दें तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ये एक सीक्वेंस होता है इनकम स्टेटमेंट का। वो क्या, हम तो सीधा बनाते थे सेल से लेकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये सारी चीजें इकट्ठी कर लेते थे, लेकिन जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करती है तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसमें आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग शो हो रहा होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेपरेट होता है, आफ्टर टैक्स सेपरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेशियो जो है ना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बेस करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब यहाँ मैंने आपसे डिस्कस की थी कि अगर आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इस साल इंक्रीज हो रही है तो ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन अगर डिक्रीज हो रही है तो ये नॉर्मली तो ये नेगेटिव साइन है कि जी हमारी डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है अगर बिजनेस एक्सपेंशन फेज में है। तो जिस साल में आप एक्सपेंशन कर रहे होते हो उस साल में नेचुरली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हाई होते हैं, लेकिन उस साल में उसके अगेंस्ट ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते आप, उसका बेनिफिट फ्यूचर में आ रहा होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कई दफा डिक्लाइन हो जाती है, और अगर डिक्लाइन हो तो फिर आपको सिचुएशन देखनी होती है कि ये क्यों डिक्लाइन हो रही है, उसके रीजन क्या है। अगर रीजन एक्सपेंशन है तो दैट इज नॉट अ बैड साइन। अब इसमें फर्दर मैं बता रहा था कि ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तक ये चीज जो मैंने आपके सामने लिखी दिस वन, इसमें सेल को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में, सीजीएस भी डिस्कस कर चुके होते हैं, यहाँ तक हम कर चुके होते हैं। अब सिर्फ ये रह जाते हैं एडमिन सेलिंग, जिसको आप नाम देते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपने ये देखना होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज, नॉट इन टर्म ऑफ अमाउंट, बल्कि ये आप मेजर कर रहे होते हो इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। मसलन मैंने एग्जांपल ली कि 2018 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60 मिलियन थे और 2019 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 72 मिलियन है। इस क्लियरली इंडिकेट दैट 12 मिलियन के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी सेल जो है वो यानी उसको मेजर किया तो 600 और 800 है, तो सेल भी इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ सेल जो है एक्सपेंसेस कितने इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए 2018 में मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60 मिलियन थे अगेंस्ट अ सेल ऑफ 600 मिलियन, यानी 600 मिलियन की मैंने सेल जनरेट की
600 मिलियन की, और 60 मिलियन के मेरे एक्सपेंसेस हुए ऑपरेटिंग, ये 10% बन रहे हैं, यानी 10% ऑफ व्हाट सेल्स। और 2019 में मेरे एक्सपेंसेस बेशक इंक्रीज हुए हैं, 72 पर गए हैं, लेकिन सेल भी इंक्रीज हुई है। अब इसकी परसेंटेज निकाली तो 9% आई, विच इज अ वेरी गुड साइन कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पिछले साल जो है वो 10% थे, इस साल कम होकर 9% हुए, जिसकी वजह से नेचुरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी इंक्रीज होगी। अब मैं यहाँ पर रीजंस डिस्कस कर रहा था। रीजंस अब हमने सिर्फ डिस्कस करनी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होने की क्या क्या रीजन हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने ये कहा आपसे कि इन्फ्लेशन भी हो सकती है, मतलब जो आपके एक्सपेंसेस है उसके अंदर इन्फ्लेटरी इफेक्ट भी आ रहा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि एक्सपेंसेस इस साल में पिछले साल की निस्बत इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर 2, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप बिजनेस एक्सपेंशन फेज में हो, जो अभी मैंने आपसे बात की कि अगर बिजनेस एक्सपेंशन फेज में है तो नेचुरली आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। नंबर 3, ये भी हो सकता है कि आपने अपने ऑपरेशंस को या न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं तो न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी वजह से इस साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपके इंक्रीज हो गए। न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। और अगर मैं डिक्रीज की बात करता हूं तो डिक्रीज होने की एक रीजन ये हो सकती है, यानी अगर डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसकी एक रीजन ये हो सकती है कि आपका इन्फ्लेशन की बजाय हम वर्ड यूज कर देते हैं डिफ्लेशन, कि आपकी जो प्राइसेस है वो बढ़ने की बजाय कम हो गई। बल्कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए एक वर्ड फर्दर ऐड कर रहा हूं, बेटर या इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल यानी मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा बेहतर आपकी कॉस्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज होना शुरू हो गए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिजनेस का जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस डिक्लाइन, जब बिजनेस की ग्रोथ डिक्लाइन होती है तो यकीनन एक्सपेंसेस तो कम होते हैं, लेकिन ओवरऑल एज अ परसेंटेज वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जब लेकिन हम इस वक्त डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पढ़ रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते हैं कि जब ग्रोथ होती है बिजनेस की, ग्रोथ डिक्लाइन होती है तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग जो है, मार्केट कंपटीशन है वो बहुत हद तक बढ़ गया हो, जिसकी वजह से आपको जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया और उसकी वजह से बिजनेस ग्रोथ डिक्लाइन होना शुरू हो गई। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी ग्रोथ ऑफ बिजनेस को फर्दर एनालाइज में हम कई तरीकों से कर सकते हैं। तो ये दूसरी रेशियो है जो मैंने आपके सामने ली। तीसरी रेशियो आती है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो दो तरीकों से निकलती है, यानी इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कई बुक्स में आप देखोगे, और नेट प्रॉफिट ज्यादा हम बिफोर टैक्स ही यूज करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखोगे। जिस तरह मर्जी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपने कंपैरिजन करना है। आप ये नहीं कर सकते कि एक साल में बिफोर टैक्स निकालें और दूसरे साल में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालें और कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन के लिए बेसिस का सेम होना जरूरी है। अगर आप बिफोर टैक्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर आप अपनी जितनी रेशियो है और कंपेटिटर की रेशियो जो है वो भी बिफोर टैक्स पे होनी चाहिए, और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अच्छा, अब इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो जरा देख लेते हैं। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और बिफोर टैक्स, इसका जो डिफरेंस है वो सर एक चीज की वजह से आ रहा है, फाइनेंस कॉस्ट। यानी इसका मतलब है कि बिजनेस की फाइनेंस कॉस्ट जो है, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, अगर वो बिजनेस में इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो, तो ये मेरे नेचुरल सी बात है कि नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, एनपी रेशियो डिक्लाइन हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि आपने हर रेशियो को प्रीवियस रेशियो से यहां पर
जज करना होता है, क्योंकि सब पहले का एनालिसिस हम कर चुके होते हैं। और अगर फाइनेंस कॉस्ट हम डिक्रीज कर रहे हैं तो नेचुरली नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो हायर हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन टर्म ऑफ इंक्रीज। ठीक है, अब फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होने की क्या रीजन हो सकती है? सिंपल है, फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट किस चीज पे दिया जाता है? फाइनेंस कॉस्ट में क्या शामिल होता है? सर डेट्स, लोन्स। जी, टैक्स कहां से आ गया बीच में? टैक्स तो बाद में, मैं इन फाइनेंस कॉस्ट की बात कर रहा हूं, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? सर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, चले पहली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसी को दोनों से लिंक करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब इसके इंक्रीज होने की क्या रीजन हो सकती है? इसमें दो रीजन लिख रहा हूं। नंबर वन, लोन इंक्रीज्ड। अगर आप मजीद लोन ले रहे हैं पूरे साल में, अगर लोन की अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो नेचुरल सी बात है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि लोन आपने इंक्रीज नहीं किया, लोन वही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज्ड, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज करती है, तो कई मरतबा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और आपके जो लोन्स होते हैं वो फ्लक्चुएटिंग लोन होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डिक्रीज की बात करूं तो रिवर्स कर दें, यानी इसमें पहली रीजन क्या बनेगी कि हम लोन रीपेमेंट कर रहे हैं ज्यादा। जब लोन रीपेमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो लोन की अमाउंट का बैलेंस है वो कम हो जाता है, आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। और नंबर टू, ऐसा भी हो सकता है कि आपका लोन तो चले कम नहीं हुआ, हम अज्यूम करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा डिक्लाइन हो जाता है। इसी तरीके से ये जो फाइनेंस कॉस्ट है इसके अंदर आपका एक्सचेंज गेन और लॉसेस भी शामिल होते हैं, एक्सचेंज गेन और लॉसेस। अब अगर आपका एक्सचेंज रेट फेवरेबल हो जाए, फेवरेबल एक्सचेंज रेट यानी जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो उस कंट्री के अंदर एक्सचेंज रेट फेवरेबल हो जाए, तो इसका मतलब है कि रिसीट जितनी भी है वो आपकी एडवर्स हो जाएगी और पेमेंट आपकी जो पेमेंट है वो आपकी फेवरेबल हो जाएगी। यानी ये इसको इस तरह देखिएगा, मैं यहां पर एक्सचेंज रेट को ला रहा हूं, मैंने बात की अगर एक्सचेंज रेट फेवरेबल हो जाए। अब फेवरेबल कब होता है? जैसे एग्जांपल से देखिएगा कि जो है वो आपका लास्ट डे, सपोज लास्ट मेरा एक्सचेंज रेट जो है वो PKR 130 था टू $1, लेकिन टुडे आज जो है वो PKR 128 टू $1 हो जाता है। इसको कहते हैं फेवरेबल एक्सचेंज रेट। अगर हम पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो ये फेवरेबल एक्सचेंज रेट है। अब यहां पर जब फेवरेबल एक्सचेंज रेट हो तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जो आपकी रिसीट होती हैं वो एडवर्स हो जाती हैं। रिसीट के केस में आपका एक्सचेंज लॉस आता है। क्यों लॉस आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपने $10,000 लेने हैं किसी से, तो आपने जिस दिन लेने थे उस दिन रेट 130 था, लेकिन आज 128 रेट है, तो यकीनन आपको कम रकम मिलेगी और कम रकम मिलेगी तो लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फेवरेबल कंडीशन है और पेमेंट्स कर रहे हो, यानी मैंने अगर किसी को $5,000 की पेमेंट करनी है, जिस दिन मैंने लाइबिलिटी मेरी क्रिएट हुई थी उस दिन एक्सचेंज रेट 130 था और आज एक्सचेंज रेट जिस दिन पेमेंट कर रहा हूं उस दिन 128 आ गया, तो कम रेट होने की वजह से कम पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस लीड्स टू अ फेवरेबल कंडीशन, तो एक्सचेंज गेन क्रिएट होता है। इसी तरीके से अगर एक्सचेंज रेट मेरा एडवर्स हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, यानी अब डिक्लाइन से मतलब है करेंसी वीक हो जाए मगर रेट अमाउंट में तो बढ़ेगा, यानी PKR 130 से ये बढ़कर 134 पर चला गया, तो इसका मतलब है कि आपकी पाकिस्तानी करेंसी टू $1 अगेंस्ट US $1 ये वीक हो रही है,
इसको एडवर्स सिचुएशन कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एडवर्स मूवमेंट। अब अगर एडवर्स मूवमेंट है और रिसीट आ रही है तो रिसीट फेवरेबल हो जाती है, यानी यहां पर एक्सचेंज गेन आएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने अमाउंट इनवॉइस इशू की थी, रिसीवेबल बुक किया था, उस दिन रेट 130 था, आज रेट 134 हो गया, तो मुझे तो 134 मिलेंगे। जब भी मुझे डॉलर मिलेंगे मैं कन्वर्ट करवाऊंगा तो मुझे 134 मिल जाएंगे, तो ये एक्सचेंज गेन आ गया। और पेमेंट जो है, अगर मैंने इसी केस में पेमेंट करनी है तो याद रखिएगा पेमेंट एडवर्स हो जाती है, इसको एक्सचेंज लॉस कहते हैं। तो ये जितनी भी चीज मैंने आपसे डिस्कस की, ये सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब इसकी मूवमेंट के मुताबिक आप देख लो कि कब फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज होगी, कब फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज होगी। नेचुरल सी बात है, जब आपकी ओवरऑल एक्सचेंज लॉसेस आएंगे, एक्सचेंज लॉसेस की वजह से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी गेन आ रहा है तो गेन की सूरत में आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, तो ये दोनों इसके साथ लिंक कर दीजिएगा जो भी चीज आए। लेकिन आपको एक्सचेंज रेट गेन लॉस इतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लोकल दिया होता है तो उसमें फॉरेन करेंसी नहीं होती। लेकिन जो इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, याद रखिएगा कि वहां पर एक्सचेंज गेन और लॉस होता है, और जो उनका गेन और लॉस होता है वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर मर्ज हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो में चलेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, मैंने ये पूछना था कि फाइनेंस कॉस्ट एक्सचेंज रेट जो है ये तो डॉलर के हिसाब से हम चेक करें ना, लेकिन अगर हम लोन विद इन द कंट्री लें तो उससे एक्सचेंज रेट का क्या ताल्लुक है? उसका कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं। यही मैं आपको बता रहा था ना कि सिर्फ आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, वो चूंकि उनकी ट्रेड भी अक्सर वो फॉरेन करेंसी में हो रही होती है, और उनकी जो लोन्स है वो भी फॉरेन करेंसी में होते हैं, तो वहां फर्क आता है, वहां एक्सचेंज गेन और लॉस है, लोकल कंपनी में नहीं आएगा। जी, तो अगर हम सिंपल लोन ले लें किसी बैंक से तो फिर एक्सचेंज रेट का कोई बीच में नहीं ताल्लुक नहीं है? एब्सोल्युटली, फिर सिर्फ फाइनेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। जी ठीक है। ठीक है जी, अगली स्लाइड में मूव करते हैं। ओके जी, अब ये मैंने आपके सामने जो जितनी रेशो की 3-4 रेशो आपके सामने ली हैं, ये सारी की सारी वो हैं जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी की हम उन रेशोज की तरफ आते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करती है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से लिंक करती है, क्योंकि देखें आप एसेट्स को यूज करते हो तो प्रॉफिट जनरेट होता है ना, तो इसलिए आप इसकी लिंकेज आ रही है। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होती है रोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका पूरा नाम मैं लिख रहा हूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, पहले इसकी डिस्कशन हम अलग से करेंगे। आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा लो, किसी भी कंपनी की, आपको ये रेशो मस्त नजर आएगी, ये इतनी इंपॉर्टेंट रेशो होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो जब कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, जैसे ए कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है, उसके बिजनेस के सोर्सेज दो होते हैं। एक इक्विटी होती है, यानी जो उसने शेयर्स इश्यू किए हैं, यानी उसने कैश कलेक्ट किया थ्रू शेयर्स। दूसरा डेट्स, यानी उसने लोन्स वगैरह लिए हैं, लोन्स डिबेंचर्स वगैरह इशू किए। अच्छा, अब जब ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में मैं लाऊंगा और ये डेट्स लॉन्ग टर्म है, इनको जब कंबाइन करूंगा, दिस इज नॉन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। इन शॉर्ट, बिजनेस में पैसा जो आपने लगाया है, बहुत आसान वर्ड, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आओ, जो पैसा बिजनेस में आपने लगाया चाहे किसी भी सोर्स से लिया है, वो सारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। एक होता है कि जैसे 2 महीने के लिए आपने किसी से लोन लिया, वो इसमें शामिल नहीं है। ये सारे लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म इसमें कोई नहीं, इक्विटी तो होती लॉन्ग टर्म है, तो डेट जितने भी हैं वो लॉन्ग टर्म है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
अब जिस वक्त आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां से एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। बिजनेस का जो असल प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है कि जिनसे लोन लिया उनको इंटरेस्ट पे करते हो, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, फिर गवर्नमेंट को उस पर टैक्स पे करते हो, और उसके बाद फिर शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हो। ठीक है, यानी एक पूरा सीक्वेंस होता है बिजनेस के अंदर। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये आप इससे जनरेट करते हो। जितना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करोगे, याद रखिएगा, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। रोस हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? अगर पहले फॉर्मूला लिख लें फिर मैं समझा देता हूं इसको। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, इसको डिवाइड करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड पे, जो अभी आपको समझाया मैंने, इन 200। ठीक है जी। अब अगर देखें रोस जो है वो मैं कैलकुलेट करता हूं और 10% आता है। इसको कंपैरिजन तो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, ये एक एडिशनल चीज बता रहा हूं। यानी अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 10% आता है और मैंने लोन लिए हुए हैं 12% पर, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। यानी इक्विटी शेयर होल्डर को कम मिलेगा। कैसे? जरा थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट लेकर समझाता हूं। फर्ज करें 2000 रुपीज आपने बिजनेस में लगाए थ्रू इक्विटी, और 1000 रुपीज आपने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए, और ये 12% पे लिए हैं, बाकी चीज उसी तरह है। अब टोटल कैपिटल आपने बिजनेस में कितना लगाया? 3000 का। अब ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। अब इस पर अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, जिसको रोस कहते हैं, 10% रोस है, तो मुझे बताइएगा कितना रिटर्न हो रहा है आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 300। अब 300 जब प्रॉफिट आया, जिसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हो, इससे सबसे पहले आपने इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट किसको पे करना है? डेट होल्डर को। और डेट आपने कितना लिया हुआ है? 1000। तो 1000 का 12% 120 तो आपने पे कर दिया। ये 120 किसको पे किया? डेट होल्डर को, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब ये मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इग्नोरिंग द टैक्स फॉर द टाइम बीइंग। अगर मैं इसी की रिटर्न देखूं, 180 रिटर्न आ रहा है किसके लिए? इक्विटी होल्डर के लिए। इसको इक्विटी होल्डर पे डिवाइड करो तो इक्विटी होल्डर का जो रिटर्न है वो आप देख सकते हो 10% से कम होगा। 180 डिवाइडेड बाय 2000 into 100, तो ये 9% बन रहा है। यानी इसका मतलब है कि आप अर्न कर रहे हो 10%, लेकिन इक्विटी होल्डर के लिए आपके पास सिर्फ 9% रह गया। क्यों? क्योंकि जो आपने लोन लिया हुआ है आप उतनी अमाउंट भी रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपका रोस 15% हो जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% हो जाए सेम सिचुएशन में, तो फिर देखिएगा कि क्या सिचुएशन होती है। देखिए मेरा जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 3000 है, इस पे मेरा रोस जो है वो 15% है अगर, तो इट मींस कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया है वो 450 है। दिस इज प्रॉफिट, जैसे मैंने कहा था कि इग्नोरिंग द टैक्स। अब इस प्रॉफिट में से मैं माइनस करूंगा, सबसे पहले डेट होल्डर को पेमेंट करूंगा इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट कितना पे करना है? वो तो फिक्स है 12%, और 1000 आपने लोन लिया हुआ है, 120 आप इंटरेस्ट पे कर देते हो। अब आपके पास कितनी रकम आ गई? 330। ये 330 अब किसके लिए है? इक्विटी होल्डर के लिए। तो इक्विटी होल्डर को कितना रिटर्न मिल सकता है? 330 अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो 330 डिवाइडेड बाय 2000 into 100, ये 16.5% हो जाता है। देखिए मेरा रिटर्न कितना हो रहा है? 15%, और इक्विटी होल्डर के लिए कितना रिटर्न आप जनरेट कर रहे हो? 16.5%। वाई? क्योंकि इंटरेस्ट जो आपने लिया हुआ है उससे ज्यादा अर्न कर रहे हो। इसलिए बिजनेस की कोशिश ये होती है कि जब वो कोई भी बिजनेस कर रही हो उसका जो रोस कैलकुलेट जरूर करे, ये चेक करने के लिए कि जो उसने लोन लिया हुआ है क्या उससे ज्यादा अमाउंट तो नहीं आप यानी वो अमाउंट ज्यादा तो नहीं पे कर रहे। यानी कम से कम प्रॉफिट उतनी अमाउंट का तो होना चाहिए, जितना आपने लोन लिया उतना रोस होना चाहिए। अगर रोस उससे कम होगा तो नेचुरली आपके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जो है वो कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है जी। सर ये 15 और 16.5% के दरमियान मुझे फर्क नहीं समझ आया।
और जैसे 9 और 10 के दरमियान नहीं समझ आया। ठीक हो गया, ठीक है। अभी मैं अगली रेशियो लेता हूँ, फिर लिंक करके दिखाता हूँ। देखो ठीक है। अब अगली रेशियो में ले रहा हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, वैसे इसका फार्मूला जो है इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, आपकी बुक में इसका जो नाम लिखा हुआ है ROSC लिखा हुआ है, वो भी लिख लो, एक ही चीज है। ROSC मीन रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल, और शेयर होल्डर कैपिटल इक्विटी ही होती है, शेयर होल्डर्स कैपिटल। अच्छा, अब इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, बिफोर टैक्स नहीं होता। इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी अभी समझाऊंगा ये क्या होता है। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100। अब ये जो मैंने आपको 9 और 10% या 15 और 16.5% की एग्जांपल समझाई है, वो बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का एक कॉम्बिनेशन है। और ये इसमें बस सिर्फ आसानी के लिए मैंने ये किया कि इसमें टैक्स भी इग्नोर किया और प्रेफरेंस डिविडेंड भी किया, ठीक है। अदरवाइज उसमें ज्यादा चीजें आ जाती हैं। अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। यही चीज सेम, यही, मैं कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं वर्डिंग चेंज करता हूँ। अब मैं आप अपने ऊपर सोचिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ जी मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आपने भी यही करना है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 2000 रुपीज मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाया, ठीक हो गया, ये मैंने अपना कैपिटल लगाया। 1000 रुपए मैंने लोन ले लिया, जिस पर मेरा उससे एग्रीमेंट हुआ, लोन फ्री में तो नहीं मिलेगा ना, एग्रीमेंट हुआ कि मैंने 12% उसको इंटरेस्ट पे कर, ठीक है जी। पूरा साल खत्म हुआ, पहले साल मुझे पास प्रॉफिट जो आया है वो 300 का आया, 10% जो मैंने रोज लिखा है, 10% मेरा प्रॉफिट आया, जो कि 2000 का तो नहीं होगा ना, मैंने पैसा तो ये दोनों लगाया है, जो लोन लिया वो भी बिजनेस में लगाया है, तो जितना पैसा बिजनेस में लगाया है जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हो, उसका 10% मुझे प्रॉफिट अर्न हुआ। यानी इसका मतलब मुझे टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हुआ, 3000 का 10%। सिर्फ मुझे इतना जवाब दीजिएगा आप लोग, क्या ये 300 का जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ये सारा मेरा प्रॉफिट है? नो सर। नहीं, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अब मैंने इसमें से लोन भी तो लिया हुआ है। अब मैंने इसमें लोन पर जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना है। अब मैंने इंटरेस्ट पे किया, मैंने 1000 पर 12%, इसका मतलब मैंने 120 का इंटरेस्ट भी पे कर दिया, तो बाकी जो प्रॉफिट बच रहा है 180, जिसको मैं आसानी के लिए रेजिडुअल प्रॉफिट का भी नाम दे सकता हूं। ये जो मैंने लिखा है ये रेजिडुअल प्रॉफिट होता है, रेजिडुअल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो अब मुझे बच रहा है। मुझे अब मैं क्या कहूंगा, ये आखिरी लाइन बड़े ध्यान से सुननी है, मैं क्या कहूंगा कि मैंने बिजनेस में 2000 रुपीज लगाए और मुझे 180 रुपीज मिले। अब मैं अपने कैपिटल की बात कर रहा हूं, अब लोन की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं 2000 लगा के मुझे 180 रुपए मिले, तो कितने परसेंट आपने प्रॉफिट कमाया? 180 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 100, यानी इसका मतलब मुझे 9% मिल रहा है। हालांकि बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया है? 10%। मुझे 9% क्यों मिल रहा है? इसलिए कि जो लोन की अमाउंट है, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो हायर है जितना मैंने प्रॉफिट अर्न किया, यानी जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया है वो कम है, और जो लोन मैंने रीपे करना है, लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना है, उसकी परसेंटेज हाई है। नेचुरल सी बात है, उसको तो मुझे मस्त देने प्रॉफिट पड़ी। जी जी सिर्फ प्रॉफिट का जो 10% है उसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस किया तो वो 9% हुआ है। इंटरेस्ट की वजह से वो 10% था क्योंकि उसमें इंक्लूडेड था। जी बिल्कुल इंक्लूडेड था, क्योंकि पहले तो आप प्रॉफिट कमाते हैं ना, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, उस प्रॉफिट में से फिर लोगों को पेमेंट करनी है। अब आपने सिर्फ 1000 का लोन लिया हुआ है तो उसको 12% देना पड़ेगा ना आपको, 120, जी ठीक है। ये जो परसेंटेजेस है ना, ये इस वजह से चेंज हो रही है कि अगर मैं लोन
से ज्यादा परसेंट, जितनी लोन की परसेंटेज है उससे ज्यादा कमाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर कम कमाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। ये मेरा का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझ आई कुछ बात? और सर आप 10% कहाँ से लाए हैं फिर? ये तो वैसे मैंने अज्यूम किया ना कि ये समझाने के लिए पॉइंट कि अगर 12% से कम हो या 12% से ज्यादा हो, तो एक अमाउंट मैंने कम ली, एक ज्यादा ली, ये तो इसलिए ली। पहले प्रॉफिट आएगा उसके बाद आप परसेंटेज निकालेंगे? पहले नहीं, ये तो मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। रेशियो कैलकुलेशन के लिए तो मुझे वो खुद कहेगा ना ये निकालो, मैं सिर्फ एक पॉइंट समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालता हूँ, चले और तरीके से बताऊं कि प्रॉफिट निकालता हूँ और प्रॉफिट 12% आता है, मैंने लोन लिया हुआ है 14% पे, मुझे बताओ क्या ये मेरे फेवरेबल सिचुएशन है या नहीं? मुझे इतना बता दो। नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जो रिटर्न मिलेगा ना वो कम हो जाएगा, वो चीज मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यानी अब मुझे 12% नहीं मिलेगा, हो सकता है वो 11 हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, मुझे कम मिलेगा। ओके, समझ आ गई बात? जी जी, आगे सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, जी जी। सर ओनर्स अपने आप को प्रेफरेंस डिविडेंड में रख सकते हैं? ऑनर अपने आप को प्रेफरेंस डिविडेंड में बिल्कुल रख सकते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर खरीदते हैं। इसमें तो कोई प्रेफरेंस शेयर अगर खरीदते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं, वो तो आप कोई भी खरीद सकता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है सर। अच्छा, अब आइएगा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका कंपनी में वोटिंग राइट नहीं होता। ये जो हम आम शेयर्स की बात कर रहे हैं ना, ये शेयर होल्डर्स कैपिटल जिसको इक्विटी कहते हैं, ठीक है, ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। ये इनके पास जो शेयर्स होते हैं उसको ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। सो इन दोनों में क्या कंपैरिजन है वो बताता हूं, बल्कि हम ऐसा करते हैं, दो लाइनें लगाते हैं, इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां ऑर्डिनरी लेता हूं और यहां प्रेफरेंस शेयर्स। पहली चीज याद रखिएगा, ऑर्डिनरी शेयर पर डिविडेंड जो है, डिविडेंड प्रॉफिट को कहते हैं, डिविडेंड वो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे देती है, कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है डिविडेंड कम हो जाता है, कंपनी लॉसेस में है कंपनी को डिविडेंड पे नहीं करती, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ सिचुएशन है, तो यहाँ पर कोई अमाउंट सर्टेन नहीं होती। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है, जिस तरह इंटरेस्ट पे होता है, डिविडेंड फिक्स्ड होता है। यानी अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया और उस पर लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब मुझे हर साल 10% डिविडेंड देना पड़ेगा, हर साल डिविडेंड देना पड़ेगा, और वो भी 10%, तो फिक्स हो गया, यानी यहाँ पर फिक्स डिविडेंड होता है। नंबर 2, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो हैं दे हैव वोटिंग राइट्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, यानी ये बाकायदा आपकी जो मीटिंग्स होती है उसमें वोट कास्ट करते हैं, और वोट कास्ट करने के बाद जहां वोट ज्यादा होते हैं वो डिसीजन हो जाता है। ठीक है, तो बाकायदा ये एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनीज, जो कि आपकी एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में कॉल की जाती है। ठीक है, बाकी आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, आपको आइडिया होगा कंपनी लॉ में भी आपने पढ़ा है कि कंपनी लॉ के तहत जब कंपनी दो मीटिंग्स कॉल कर सकती है, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो जो उसके अंदर पूरे मिनट्स होते हैं, उसके अंदर जो डिसीजंस लेने होते हैं उस पर वोटिंग राइट होते हैं। अब यहाँ पर दो किस्म की चीजें होती हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है, जिसको आप एक और नाम देते हो लॉ में, क्या कहोगे आप, पढ़े हो लॉ, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो जो आपकी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है उसके लिए 51% से ज्यादा वोटिंग राइट चाहिए होते हैं, और जो स्पेसिफिक होती है उसके लिए आपको 2/3 जो है वो आपको कम से कम वोट चाहिए होते हैं।
ठीक है, लेकिन ये कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल के मुताबिक थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। अब यहाँ पर नो वोटिंग राइट, इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ये वोट कास्ट नहीं कर सकता। नंबर 3, डिविडेंड पेड आफ्टर पेमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी जिससे लोन लिया है उसको लोन भी पहले पे करोगे, इंटरेस्ट उसको पे करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर को पहले डिविडेंड पे करोगे। अब सबको पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए है, और इसी वजह से फार्मूले में हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर रहे हैं, क्योंकि इसको पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी होल्डर का प्रॉफिट होता है। और प्रेफरेंस शेयर्स में हम डिविडेंड वाज पेड, dividend paid to them before ordinary shareholders, इनको ordinary shareholders से पहले डिविडेंड देते हैं। ordinary shareholders, अच्छा अब प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो दो किस्म के होंगे, एक होते हैं रिडीमेबल, और एक होंगे इररिडीमेबल। और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? वेरी सिंपल, ये वही प्रेफरेंस है जो मैंने बात की, ये सारे। लेकिन रिडीमेबल वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाएं, यानी अगर आपने 10 साल के लिए इशू किए हैं वो 10 इयर्स के नहीं है, 10 इयर्स के बाद आपको ये रकम वापस करनी पड़ेगी। इररिडीमेबल आपने एक दफा इशू कर दी है, ये रकम वापस नहीं होगी, जब तक कंपनी चलती रहेगी ये रकम वापस नहीं होगी, जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का होता है। याद रखिएगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है दीज आर द पार्ट ऑफ इक्विटी, इसको इक्विटी हम ट्रीट करते हैं, और रिडीमेबल जो है उसको हम डेट कंसीडर करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन हमें मिलेगी जब आप FR2 में जाओगे, अभी मैं डिटेल में इसकी डिस्कशन नहीं करूंगा। IFRS 9 पढ़ोगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसने बकायदा इसको डिस्टिंग्विश किया और इस पे पूरी डिस्कशन की है, कमेंट्री है। लेकिन यहाँ पर मैं कमेंट्री तो नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ नहीं है, सिर्फ मैंने ये दोनों एग्जांपल इसलिए दो चीजें बताई ये समझाने के लिए कि यहाँ जो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है वो सिर्फ वो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा जो इररिडीमेबल शेयर्स पर हो। रिडीमेबल वाला यहाँ लेस नहीं करना क्योंकि वो इससे पहले लेस हो चुका है। कैसे लेस हो चुका है? मैंने अभी क्या बताया, ये डेट कंसीडर होता है। इस पे जो डिविडेंड पे कर रहे हो, इस पे जो डिविडेंड है वो डिविडेंड नहीं है, वो इंटरेस्ट है। बेशक वर्ड डिविडेंड है लेकिन हम अकाउंटिंग में इसको ट्रीट करते हैं इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब आप कैलकुलेट करते हो उससे पहले उसमें से माइनस हो चुका होता है। और प्रेफरेंस और जो इररिडीमेबल है इसका इक्विटी ट्रीट करते हैं, और इस पे जो डिविडेंड पे कर रहे हो वो डिविडेंड ही होता है। और लिहाजा जिस वक्त प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है सबसे पहले आप प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर को पे करते हो। कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर? इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर। फिर उसके बाद जो बाकी बचता है वो इक्विटी होल्डर के लिए होता है। तो इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला में ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लूंगा। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सब कुछ लेस हो चुका है, इसमें आपके इंटरेस्ट भी लेस हो चुका है, टैक्स भी लेस हो गया। और इवन अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है उस पर डिविडेंड है वो भी लेस हो चुका है, वो फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड पे लेस कर रहा हूँ ये वो है जो इररिडीमेबल। अब इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको इक्विटी पर डिवाइड करूंगा और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। दिस इज नॉन एज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये जो दो रेशियो मैंने कैलकुलेट की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका एक ही प्रिंसिपल है। ये आपका इंक्रीज हो रहा है तो फेवरेबल है,
सर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट जो होता है उसमें हम वो जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाला माइनस जो हम डिविडेंड्स करते हैं वो इरिडीमेबल ही होते हैं सिर्फ। जी जी बिल्कुल, वो सिर्फ इरिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल वो पहले ही इंटरेस्ट में चला जाता है, फाइनेंस वो कॉस्ट में। इंटरेस्ट में चला जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी ठीक है। ठीक है। और इसी तरह अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं, अगर ये रेशियो कोई भी इन दोनों में से, चाहे रोस हो या रो आरओई, अगर ये डिक्रीज हो रही हैं तो ये एडवर्स सिचुएशन है, इट्स नॉट गुड साइन। तो ये तो बड़ी क्लियर है, इसमें ये नहीं है जी कि अगर ऐसा होगा तो फेवरेबल होगी, नहीं, ये इंक्रीज होना बेहतर है। ठीक है। फर्दर रोस को मार्केट रेट से भी मेजर किया जाता है कि हमारा जो बिजनेस का रोस जनरेट हो रहा है और जो मार्केट में रिटर्न चल रहा है, क्या उससे हमारा ज्यादा है या नहीं, क्योंकि जहां इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट करेगा जहां उसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो कम से कम आपका रोस जो है वो मार्केट कम्पेटिटिव होना चाहिए, ताकि आप अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। अदरवाइज होगा क्या, शेयर होल्डर्स जो है, ये अभी कहानी जो मैं बोलने लगा हूँ शायद आपको समझ ना आए, क्योंकि अभी आप जिस लेवल पे हो वो यहाँ पर नहीं समझ आ सकती, लेकिन थोड़ा सा मैं आसान करता हूँ कि अगर आपका जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपकी कंपनी के रिटर्न से हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो वो क्या करेंगे, वो अपने शेयर सेल कर देंगे। शेयर किसको सेल करेंगे, किसी और शेयर होल्डर को। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में। अब होता क्या है, जिस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होता है, और यानी उसकी सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाती है, डिमांड उसकी कम होती है, अल्टीमेट डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और चूंकि सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है, इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो, ऑटोमेटिकली शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं, और ये कंपनी के लिए कभी भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, इसलिए रोज बार बार क्या क्वेश्चन के वाले से तो आता ही आता है, इन प्रैक्टिस भी मैं बता दूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो ये जितनी रेशियो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस की है, ये सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। अब मैं मूव करूं अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो 41, लिक्विडिटी रेफर्स टू अ शॉर्ट टर्म कैश पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, लिक्विडिटी बेसिकली किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म कैश पोजीशन को मेजर। सर प्रॉफिटेबिलिटी की खत्म हो गई है? जी जी, अब मैंने उतनी रखी है जितने आपके सिलेबस में है, वैसे तो बहुत बेशुमार होती हैं इसकी। ठीक है सर। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैश पोजीशन। देखो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे अहम चीज है ना, वो सिर्फ ये है कि आपको रेशियो के फार्मूले आने चाहिए। एग्जाम के जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, या आपकी बुक करेंगे, आप देखेंगे कुछ भी नहीं है इसमें, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, क्योंकि फार्मूला गलत हुआ तो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होगा, फिर तो ठीक नहीं हो सकता। अब शॉर्ट टर्म कैश सर पोजीशन इसका की बात, क्वेश्चन छोटा ही होता होगा। जी लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है इसमें, लेकिन देता नहीं है, क्योंकि ये इजी टॉपिक है। अगर वैसे देखें आई कैप का जो ट्रेंड है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो तकरीबन 80-70-80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इजीली कर लेते हैं, तो वो ज्यादा उनको टच करता है जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसलिए इसको शॉर्ट क्वेश्चन में ही रखता है। वो 2-3 रेशियो देता है, वो कहता है कैलकुलेट करके। ठीक है, लेकिन फार्मूले अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है सर। तो लिक्विडिटी में हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म कैश पोजीशन की, लेकिन कैसे मेजर करेंगे वो तो फार्मूले हैं, वो बात का मसला है। लेकिन अगर जनरली मुझसे कोई पूछे कि कैश पोजीशन बेटर है बिजनेस की या नहीं, तो याद रखिएगा कोई भी बिजनेस उठा लें, जितना मर्जी सक्सेसफुल बिजनेस है, जो बिलियंस ऑफ रुपीस का बिजनेस कर रहा है, उसके पास कैश इन हैंड इतना ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैश रोटेशन में होता है, यानी बिजनेस में कैश इन होता है, आप जितना आ रहा होता है वो उसमें से रीपेमेंट भी करते हो, फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करते हो, बिजनेस एक्सपेंशन भी कर रहे होते हो, यानी बिजनेस रोटेशन, जितना कैश आप रोटेशन में रखोगे उतने ज्यादा आप अच्छे कैश मैनेजर हो। अगर कैश को आप सिर्फ इकट्ठा करना शुरू कर दो, जी कैश बढ़ता जाए, बढ़ता तो जाएगा क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक। इसलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीनेशनल कंपनीज है आप देखोगे, उसके अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसको ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहा जाता है। उसका काम क्या होता है कि आपके जो बिजनेस की, आप जिसमें जिस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कह लो, चलो और आसान कर दूं, जिसके अंदर उनको जितने भी कैश वो जो सरप्लसेस नजर आ रहे होते हैं उसको प्लान करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो बहरहाल वो लॉन्ग टर्म में चला जाता है। मैं शॉर्ट टर्म की तरफ आता हूँ। लिक्विडिटी अब कैसे पता लगेगी? अगर आपकी जिस दिन आपने पेमेंट करनी है, बिजनेस में डेली बेस पे पेमेंट जनरेट होती रहती है, आज फ्लॉ पेमेंट करनी है, आज बिल पे करना है, आज सैलरीज पे करनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जिस दिन आपने जो पेमेंट करनी है आपके पास सफिशिएंट कैश मौजूद हो, यानी उस दिन का जो बैलेंस है वो आपके पास उतना हो जिससे लायबिलिटी पे कर सको, सो आई कैन से द बिजनेस लिक्विडिटी इज इफेक्टिव और गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आज पेमेंट करनी है और कैश जनरेट नहीं हुआ आज, तो फिर यकीनी बात है मुझे पेमेंट डिले करनी पड़ेगी, और कहां से लाएंगे कंपनी में? तो जब पेमेंट डिले होती है तो ये शो करता है कि लिक्विडिटी इज डिक्लाइनिंग ओवर द पीरियड, यानी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। लेकिन इसको रेशियो से मेजर किया जाता है। टू फेमिलियर रेशियोज होती हैं, इसकी होती ये दो रेशियो हैं, एक करंट रेशियो, करंट रेशियो, current ratio shows a proportion of current assets and current liabilities. इसका फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं, current assets divided by current liabilities. For example, किसी भी एक कंपनी के current assets आप मेजर करते हो साल के एंड पे, और current asset का टोटल 700 मिलियन है और करंट लायबिलिटी का बैलेंस 350 मिलियन है, तो इसका आंसर जो 2 आ रहा है, इसके साथ हम कुछ नहीं लिखते, ये सिर्फ 2 है, ये प्योर नंबर है। इसका मीनिंग क्या है? तो कंपनी के पास डबल एसेट्स हैं लायबिलिटीज को पे करने के लिए, यानी द कंपनी हैज ट्वाइस ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यानी 2 जो है वो आपका इफेक्टिव कंसिडर होता है। इसको हम दूसरे लफ्जों में नॉर्म भी कहते हैं, यानी नॉर्मल रेशियो इसकी 2 होनी चाहिए, लेकिन इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें करंट रेशियो आप कैलकुलेट करो तो 2 से कम आती है, लेकिन बिजनेस की लिक्विडिटी बेटर है, और कई बिजनेसेस ऐसे हैं जिस 2 से ज्यादा है लेकिन लिक्विडिटी फॉल कर रही है। सो इसका मतलब ये कोई बेसिक इंडिकेटर नहीं है, और ये ऐसी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो, इसका फर्दर एनालिसिस मैं तब तक कर ही नहीं सकता जब तक इसके साथ इसकी एफिशिएंसी रेशियो को मेजर ना करूं। तो लिहाजा ये मिसलीड करते हैं अगर मैं इसको आइसोलेशन में इंडिविजुअली इसको अगर एनालाइज करना शुरू कर दूं, ठीक है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं इसकी बेसिस में बता दूं, लेकिन बहरहाल ये चीज क्लियर है कि करंट एसेट शुड बी सफिशिएंट इन ऑर्डर टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरी रेशियो जो है वो जरा जाने से पहले एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूँ। करंट रेशियो में एक प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं इन्वेंट्री खरीद रहा हूँ, इन्वेंट्री करंट एसेट होता है ना, अगर मैं इन्वेंट्री बाय कर रहा हूँ और जितनी इन्वेंट्री मैं बाय कर रहा हूँ वो इनएफिशिएंटली बाय कर रहा हूँ, यानी लैक ऑफ कंट्रोल है और मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं, तो यकीनी बात है इन्वेंट्री ज्यादा होती जाएगी, इनएफिशिएंट परचेज होगी तो सेल नहीं होगी ना। तो इसका मतलब है कि उतनी मिकदार से सेल नहीं हो रही जितनी मिकदार से मैं खरीद रहा हूँ। क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी। भाई जब इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो करंट एसेट इंक्रीज होंगे कि नहीं? यस, करंट एसेट इंक्रीज होंगे तो आपका ये रेशियो ज्यादा होगी, तो ये 2 से भी बढ़ जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंक्रीज हो जाए तो फेवरेबल है, ये एडवर्स सिचुएशन है, यानी इनएफिशिएंसी को ये रेशियो छुपा देती है। सर ट्रेड रिसीवेबल्स का भी हो सकता है कि वो अगर बहुत ज्यादा करते हैं और वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाए। एग्जैक्टली। अब ट्रेड रिसीवेबल की तरफ देखें, हम अगर सेल बढ़ाने के लिए अपने क्रेडिट टर्म्स देते चले जाएं और टाइमली कलेक्ट ना करें, हमारा कलेक्शन डिपार्टमेंट एफिशिएंट ना हो, तो इस सिचुएशन को अगेन इनएफिशिएंट कहोगे ना आप। जब सेल करते हो, क्रेडिट सेल ज्यादा करना कोई गुनाह नहीं है, या ये कोई बुरी चीज नहीं है, बिजनेस में अच्छी चीज है, लेकिन आपका कलेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो टाइमली उसको कलेक्ट कर सके। लेकिन अगर आपका वो टाइमली कलेक्ट नहीं हो रहा तो हम इस ऑपरेशंस को कहते हैं इनएफिशिएंट। अब इसकी वजह से रिसीवेबल भी इंक्रीज होंगे, जब रिसीवेबल इंक्रीज होंगे करंट एसेट इंक्रीज होगा, करंट एसेट इंक्रीज होगा, करंट रेशियो बढ़ेगी। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव जी, करंट रेशियो बढ़ रही है, हालांकि दरमियान में इनएफिशिएंसीज मौजूद है। तो लिहाजा ये इनएफिशिएंसीज को हाइड कर देती है ये रेशियो, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। इसलिए मैंने कहा था पूछे सर, अगर हम इन्वेंट्री को क्रेडिट पे लें फिर हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं?
तब तो दोनों क्रेडिट चीजें से बराबर होंगी। जी, फिर तो दोनों बराबर हो, फिर तो प्रोपोर्शन उतना इंक्रीज नहीं होगा ना, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एफिशिएंसी रेशियो में जाके इसको मेजर करते हो, एफिशिएंसी के बगैर इसको कुछ नहीं कह सकते आप सिंपल इसको एनालाइज कर देते हैं कि आपके पास ये, इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आपके पास 2 रुपीस की एसेट है इन ऑर्डर टू पे ₹1 ऑफ लायबिलिटी, बस इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। अच्छा, एक यहां पर आपने जो क्वेश्चन किया उसके हवाले से मैं एक वर्ड बता देता हूं, यहाँ पे बुक में नहीं है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ रेशियोज। बहुत सी रेशियोज ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, यानी अगर उसको आप एज एन इंडिपेंडेंट, अगर आप उस रेशियो को इंडिपेंडेंस नहीं, डिपेंडेंस, ये मैंने गलत वर्ड लिख दिया, डिपेंडेंस, अगर इंडिपेंडेंटली मैं उस रेशियो को मेजर कर लूं तो मीनिंग कुछ और दे रहा होगा, लेकिन जब मैं उसको उस रेशियो का जिस पर इफेक्ट आ रहा है उसको कॉम्बिनेशन में देखूंगा तो कुछ और आ रहा होगा। इसलिए बहुत सी रेशियोज ऐसी होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं दूसरे पे। ये जो रेशियो मैं लिख रहा हूँ ये डिपेंडेंट है, ठीक है, इसको इंडिविजुअली आप मेजर नहीं कर सकते। इसी तरीके से, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है, इन्वेंट्री की रिमूव हो जाती है जब दूसरी रेशियो की तरफ आते हैं, जिसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, इसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, एसिडिटी से। ये 3 नाम है और इसका जो फॉर्मूला हम लिखते हैं दैट इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हो, होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस रेशियो ने एक मसला हल कर दिया कि इसने इन्वेंट्रीज और प्रीपेमेंट हमने लेस कर दी। प्रीपेड तो खैर वो अमाउंट होती है जो एडवांस दे चुके हैं और वापस नहीं मिलेगी, जो प्रीपेमेंट ये वो होती है, वो जो वापस मिलने वाली होती है और उसको एडवांस का वर्ड यूज करते हैं। लिक्विड रेशियो निकालना चाह रहे हैं, लिक्विड रेशियो बेस करती है लिक्विड एसेट्स पे और इसको हम डिफाइन करते हैं 2 डिमांड विदाउट लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंट वैल्यूज, यानी हर वो करंट एसेट जो कि जब मैं चाहूं उसको कैश में कन्वर्ट करवा लूं और उसकी वैल्यू में कमी ना आए, सिग्निफिकेंट कमी ना आए, उसको हम करंट एसेट भी कहते हैं, क्विक एसेट भी कहते हैं। लेकिन हर वो एसेट जो कि इनसिग्निफिकेंट डिक्लाइन होगा, वो करंट एसेट तो होगा, वो क्विक एसेट नहीं होगा, वो लिक्विड एसेट नहीं होगा। तो लिहाजा ये जो मैंने 2 एसेट माइनस किए हैं करंट एसेट में से, वो इसलिए माइनस किए हैं कि ये लिक्विड नहीं। इन्वेंट्री को अगर मैं फौरन कैश में कन्वर्ट करवाऊंगा तो इन्वेंट्री की वैल्यू 30 to 40 बल्कि बाज कर 50% तक डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा इस रेशियो ने